हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सर्कल। इस एक वीडियो में आपको कम्प्लीटली सर्कल के बारे में सारी डिटेल बताई जाएगी। सर्कल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, कॉमन टेंजेंट क्या है, वो सारे आज की वीडियो में हम कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड हम प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पे हैं। इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो, 4 डिफरेंट इमेजेस हैं, इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इमेज जो है वो सर्कल की है, सेकंड इमेज आपके पास हाफ सर्कल की है, थर्ड जो इमेज है इसे कहा जाता है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एंड फोर्थ इमेज भी आपके पास सेक्टर की ही है, बट ये सेक्टर जो है वो लार्ज सेक्टर कहलाता है। और जो आपके पास थर्ड इमेज में सेक्टर है दैट इज अ स्मॉल सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होते हैं, इस तरह की टर्म्स जो हैं वो बहुत यूज़ होती हैं सर्कल में और अक्सर कन्फ्यूज़न भी करती हैं। वो सारी डिटेल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर्कल की बात करते हैं, सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। ए सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। सर्कल जो है प्लेन में सभी पॉइंट्स का एक सेट है, प्लेन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी पॉइंट्स का सेट होता है, बट कंडीशन ये है कि वो सभी पॉइंट्स जो हैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट के सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। फिगर की हेल्प से समझते हैं कि यहाँ पे डेफिनेशन सर्कल की क्या बताई गई है। प्लेन में जितने भी पॉइंट आपके पास होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इन सभी पॉइंट्स का सेट सर्कल कहलाता है। कब? जब ये पॉइंट सभी जो हैं किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं और ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो ज्वाइन होके फॉर्म करते हैं सर्कल। तो सर्कल क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। इन ए प्लेन मीन्स 2D डायमेंशन फिगर होती है ये। आपको पता है जितनी भी आप ज्योमेट्रिकल फिगर्स आगे रीड करेंगे उनमें से कुछ 2D डायमेंशंस होती हैं और कुछ फिगर्स आपकी 3D डायमेंशन होती हैं। तो यहाँ पे आपका सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल मीन्स आप एरिया फाइंड आउट करोगे इसके, या फिर पैरामीटर फाइंड आउट करोगे। सर्कल की टर्म में पैरामीटर को सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। क्या होता है ये आगे बात करेंगे डिटेल में, हर एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन समझिए। सर्कल जो है एक प्लेन में फिगर फॉर्म होती है, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, बट वो पॉइंट जो है किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होने चाहिए। और यहाँ पे आपका ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसे कहा जाता है सेंटर। तो सबसे पहली टर्म जो सर्कल में यूज होती है दैट इज सेंटर। तो सेंटर क्या है? ये फिक्स्ड पॉइंट होता है सर्कल का जो कि सर्कल के सभी पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है, मीन्स डिस्टेंस इसका वेरी नहीं करता। एक बार अगर आपने बता दिया कि सेंटर जो है वो सर्कल के सभी पॉइंट्स से 2 सेंटीमीटर दूर है तो वो 2 सेंटीमीटर ही डिस्टेंस रहेगा, फिक्स ही रहेगा, वो वेरी नहीं करेगा। तो इसी तरह की टर्म्स हम आगे रीड करेंगे, जैसे सेंटर क्या होता है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, ये सारी डिटेल में बात करेंगे। सर्कल के बाद जो फर्स्ट टर्म हम रीड करेंगे वो है सेंटर। सेंटर के बारे में अभी आपको मैंने बताया, सेंटर को हिंदी में केंद्र कहते हैं। सेंटर जो है किसी भी सर्कल का एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, यही आपको याद रखना है मेनली कि फिक्स्ड पॉइंट है, और ये फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सर्कल के सभी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इक्वल डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे होगा। फिगर आप देख लीजिए, ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे आपका ये सेंटर है जो कि सर्कल फॉर्म करने वाले सभी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, और इसी डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस। जो सेंटर और सर्कल के सभी पॉइंट्स के बीच फिक्स्ड डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस भी फिक्स होता है, आपको पता है, डेफिनेशन में अभी हमने देखा। और इसी फिक्स डिस्टेंस को कहा जाता है रेडियस। रेडियस को जनरली जो है आर से डिनोट करते हैं, आप कैपिटल आर या स्मॉल आर दोनों यूज कर सकते हैं फॉर द रेडियस। तो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो सेंटर कहलाता है, और जो फिक्स्ड आपका डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर टू द ऑल पॉइंट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो होता है आपका रेडियस, और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसे कहा जाता है सेंटर। नेक्स्ट टर्म हमें यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, बट डायमीटर पढ़ने से पहले हम पहले कॉर्ड को पढ़ेंगे जिसे हिंदी में जीवा कहा जाता है। अगर आपके पास कोई भी सर्कल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे इमेज आपको गिवन है, ये सर्कल आपके पास गिवन है और आपने यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करनी है, तो आप क्या करेंगे, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे कि मैंने यहाँ पे अलग से 2 पॉइंट्स लिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मीट करेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होता है, जो ये लाइन फॉर्म होती है उसे कहा जाता है कॉर्ड। ठीक है,
लाइन सेगमेंट वर्ड क्यों यूज़ किया, लाइन क्यों नहीं यूज़ किया, तो इसका डिफरेंस मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। लाइन जो होती है वो एक्सटेंडेड होती है, लाइन को आप इंक्रीज कर सकते हो फ्रॉम द बोथ साइड, बट जब आप वर्ड यूज़ करते हो लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि फिक्स्ड एंड होते हैं इसके, मीन्स इसका डिस्टेंस जो है वो फिक्स होता है, आप उसे इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट और लाइन में यही बेसिक डिफरेंस है। तो कोड की बात हम कर रहे थे। कोड क्या होता है किसी भी सर्कल का, जब भी आप सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट लें और उन्हें मीट करें तो जो लाइन सेगमेंट बनती है उसे कहा जाता है कोड। अब डायमीटर की बात करते हैं। तो डायमीटर से पहले मैंने कोड आपको क्यों समझाई, क्योंकि डायमीटर जो है वो एक टाइप की आपकी कोड ही होती है किसी भी सर्कल की, बट ये लॉन्गेस्ट कोड होती है, सबसे लंबी कोड जो है किसी भी सर्कल की उसे कहा जाता है डायमीटर। ये सबसे लंबी कोड होती है और साथ में ये सेंटर से होके पास होती है। सेंटर से पास जो भी होके सर्कल की कोड जाएगी उसे कहा जाता है डायामीटर, और ये सबसे लंबी आपके पास कोड होगी, सबसे लंबी जीवा होगी, जिसे कि हम डिनोट करते हैं डी से, स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है इसे। और अगर रेडियस और डायमीटर का रिलेशन आपको पता हो तो और भी अच्छा है। रेडियस और डायमीटर का क्या रिलेशन होता है, अगर हम रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाता है डायामीटर। डायामीटर जो है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। तो रेडियस और डायमीटर के बीच क्या रिलेशन होता है ये भी आपको याद रखना है। और ये लॉन्गेस्ट कोड होती है किसी भी सर्कल की, जो कि सेंटर से पास होती है। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज आर्क। आर्क क्या होती है, आर्क इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल आपने लिया, सेकंड फिगर देख सकते हैं आप, और मैं ड्रॉ भी यहाँ पे कर रही हूँ। सर्कल लिया तो ये जो पाथ है सारा आपका, सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो सर्कल बनता है, इसी पाथ को क्या कहा जाता है, सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। और अगर आपने इस सर्कमफ्रेंस का कोई एक पार्ट डिवाइड कर लिया, कोई भी पार्ट आप कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ 2 पे टर्मिनल लगा दिए हैं, तो ये जो पार्ट है आपका, इसे अलग से ड्रॉ करती हूँ, जो मैंने अभी बीच में काटा सर्कमफ्रेंस का, इस पार्ट को कहा जाता है आर्क ऑफ द सर्कल। तो आर्क क्या होती है, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस के पार्ट को आर्क कहा जाता है। यहाँ पे आप इमेज भी देख सकते हो, ए बी जो है यहाँ पे इमेज में, ए एंड बी तक का डिस्टेंस जो है सर्कमफ्रेंस का, वो कहा जाएगा आर्क ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट टर्म है सेक्टर। सेक्टर की इमेज मैंने आपको पहले भी वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाई कि सेक्टर जो है वो किस तरह का दिखता है। सेक्टर फॉर्म कैसे होता है ये आपको याद रखना है। सेक्टर और सेगमेंट में अक्सर कंफ्यूजन होती है, तो कोई एक टर्म अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपको दूसरी टर्म जो है ऑपोजिट होके याद हो जाएगी। तो सेक्टर जो है आपका फॉर्म होता है बाय 2 रेडियाई एंड आर्क। आर्क का आपको पता चल गया कि आर्क क्या होती है। आर्क और 2 रेडियाई के बीच का जो आपके पास एरिया होगा, रीजन होगा, उसे कहा जाएगा सेक्टर। ये फर्स्ट इमेज देखिए, यहाँ पे जो ग्रीन एरिया है आपका, ये भी सेक्टर है, येलो वाला भी सेक्टर है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, मेजर सेक्टर जो है, बड़ा जो होगा उसे कहा गया है मेजर सेक्टर, और जो छोटा पार्ट है उसे कहा गया है आपका माइनर सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ग्रीन वाले पार्ट पे फोकस करें तो यहाँ पे हमने आर्क ले ली, लेट बी द नेम ए बी, और यहाँ पे 2 रेडियस ले ली हमने। 2 रेडियाई मीन्स, रेडियाई जो है प्लूरल होता है रेडियस का, तो अगर आप 2 रेडियस ले रहे हैं, लेट इट बी द सेंटर ओ ए एंड ओ बी जो है वो इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। तो इसके बीच 2 रेडियस और आर्क के बीच का जो रीजन है इसे कहा गया है सेक्टर। अगर आप बाहर वाले एरिया को देखो तो वो भी एक तरह की आर्क है, बाहर वाला एरिया जो है ये भी ए बी एक आर्क है, और आपका जो ये वाला रीजन बीच में आ रहा है येलो पार्ट वाला, वो भी रेडियस के बीच में है, 2 रेडियस के बीच में है, बट ये मेजर पार्ट जो है बड़ा पार्ट इंक्लूड कर रहा है, इसलिए इसे मेजर सेक्टर बोल दिया है, और जो छोटा पार्ट इंक्लूड करेगा उसे कहा जाएगा माइनर सेक्टर। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज सेगमेंट। सेगमेंट जो है वो कैसे फॉर्म होती है पहले वो देख लेते हैं। रीजन इनक्लोज्ड बाय ए कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कोई हमने कॉर्ड ली, सर्कल लिया हमने, मैं अलग से फिगर भी ड्रॉ करती हूँ, ये सर्कल लिया, इसमें हमने कोई एक कॉर्ड ली, और इस कॉर्ड के
कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास आर्क है, ये कॉर्ड है हमारी, C1 से इसे डिनोट करती हूँ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने स्मॉलर जो ली है, स्मॉलर पार्ट लेना है आपने, तो ये क्या है, आर्क है। तो कोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो आर्क है और जो रीजन इसके अंदर इंक्लूज्ड होता है उसे कहा जाता है सेक्टर। अगेन अगर आपके पास स्मॉल एरिया है तो उसे कहा जाएगा माइनर सेगमेंट, एंड बड़े एरिया वाले को कहा जाएगा मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेक्टर में डिफरेंस आपको याद रखना है। आप एक शॉर्ट फिगर जो है याद रख सकते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ। सेक्टर के लिए आप ये इमेज याद रखिए, आर्क और 2 रेडियाई के बीच जो फॉर्म होता है दैट इज द सेक्टर। और सेगमेंट में आप याद रखेंगे इस तरह की फिगर को। सेगमेंट में कॉर्ड इंक्लूड होती हैं और सेक्टर में रेडियस इंक्लूड होती है। ये अगर पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको इजीली ये टर्म्स जो हैं वो याद हो जाएंगी। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे, हम डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ध्यान से इन डेफिनेशंस को समझिए, फिगर्स को अच्छे से अपने दिमाग में डालिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे इन टर्म्स के रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए सर्कल। सर्कल का पार्ट नहीं है इन चारों में से, वो आपको बताना है। रेडियस, कॉर्ड, टेंजेंट एंड आर्क। अभी हमने सर्कल से रिलेटेड सभी टर्म्स पढ़ ली हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि रेडियस, कॉर्ड एंड आर्क जो है ये सर्कल के पार्ट होते हैं, बट टेंजेंट जो है, ये स्पर्श रेखा जो है, ये सर्कल का पार्ट नहीं होता है। तो हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन है, इफ ए कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर इट इज कॉल्ड। अगर कोई कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास करती है तो उस कॉर्ड को क्या कहा जाता है, रेडियस, आर्क, टेंजेंट या फिर डायमीटर। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड को डायमीटर कहा जाता है। डायमीटर को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर और रेडियस के बीच रिलेशन होता है D = 2R। साथ साथ में सारी चीज़ें रिवाइज भी करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट का रीज़न सेकंड स्टेटमेंट है या नहीं ये आपको बताना है, या फिर दोनों स्टेटमेंट सही हैं ये गलत हैं, इस तरह का स्टेटमेंट आपको देना है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। यस, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है। सेकेंड इसका रीज़न दिया हुआ है, इट पासिस थ्रू द सेंटर। यस, तो ये भी आपका रीज़न जो है बिल्कुल सही है कि सेंटर से पास होती है कॉर्ड, उसे डायमीटर कहा जाता है और इसीलिए ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है किसी सर्कल की। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू। आर एक्सप्लेन्स ए, मतलब आर जो है वो एक करेक्ट रीज़न जो है ए स्टेटमेंट के लिए दे रहा है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टचेस द सर्कल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है, ऐसी फिगर है जो कि सर्कल को एक बार ही टच करती है। फर्स्ट ऑप्शन है सीकेंट, सेकंड है कॉर्ड, टेंजेंट एंड डायमीटर। डायमीटर देखिए, ऐसी कॉर्ड होती है सर्कल की जो कि सेंटर से पास होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, उसे कहा जाता है डायमीटर। डायमीटर जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है। तो डायमीटर हमारा कैंसिल आउट हो गया। सेकंड देखिए, टेंजेंट। टेंजेंट जो है एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को बाहर से एक किसी पॉइंट पे टच करती हुई क्रॉस कर जाती है, सर्कल में इंटर नहीं करती है। कॉर्ड की अगर बात करें तो कॉर्ड जो है वो सर्कल के अंदर ही होती है और 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके फॉर्म होती है। सीकेंट जो है वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि बाहर से सर्कल को टच करती है, क्रॉस करती है और बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इसे कहा जाता है सीकेंट। टेंजेंट जो कि एक पॉइंट पे टच करके सर्कल के बाहर से ही गुजर जाती है। डायमीटर एंड जो कॉर्ड है ये सर्कल के अंदर होती हैं और 2 पॉइंट्स में मीट करती है। तो अब आप बताइए कि कौन सी ऐसी टर्म होगी जो कि एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करेगी सर्कल को, तो वो है हमारा टेंजेंट। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए सर्कल डिवाइडेड बाय ए डायमीटर फॉर्म्स 2। अगर किसी सर्कल को डायमीटर से डिवाइड किया जाए तो वो क्या फॉर्म करता है। देखिए, डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास होती है। ठीक है, इतनी डेफिनेशन हमने डायमीटर की पढ़ी है। अगर डायमीटर जो है सर्कल को डिवाइड कर रहा है तो वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स हाफ सर्कल फॉर्म करता है।
टू हाफ सर्कल जो है वो फॉर्म किया जाता है डायमीटर के द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। सेक्टर, सेक्टर की शेप मैंने आपको बताई थी कि सेक्टर की शेप जो है इस तरह की होती है। सेमी सर्कल, हाफ सर्कल और सेमी सर्कल जो है वो एक ही चीज़ है। एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेगमेंट। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा। सेमी सर्कल में डायमीटर जो है किसी भी सर्कल को डिवाइड करता है। कई बार ऑप्शन जो है सेमी सर्कल दिया होता है, कई बार हाफ सर्कल बोल देते हैं, इनका मीनिंग जो है वो सेम ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज ए कॉर्ड। अगर किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट लिया जाए तो उस पार्ट को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये डेफिनेशन जो है वो है आर्क की। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स को। ये सर्कल की प्रॉपर्टीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम हर कॉन्सेप्ट 1 बाय 1 रीड करेंगे और उसके साथ उनके रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आएगा हमारा यहाँ पे वो आएगा फंडामेंटल प्रॉपर्टी। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल में सबसे पहले हम फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, सबको पता होती हैं, बट फिर भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है, ऑल रेडियाई आर इक्वल। किसी भी सर्कल की सभी रेडियस जो हैं वो इक्वल होती हैं। मान लीजिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसका सेंटर लेते हैं हम ओ। फिक्स्ड पॉइंट जो होता है उसे सेंटर कहा जाता है। ये डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से अगर सर्कल के किसी अदर पॉइंट से हम लाइन ज्वाइन करते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो इसे रेडियस कहा जाता है। अब जितनी मर्जी रेडियस आप इस सर्कल में ड्रॉ करो, ये सभी रेडियस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इनकी लेंथ सेम होती है। यही यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया गया है कि सभी रेडियस जो हैं वो सर्कल की इक्वल होती हैं। रेडियाई वर्ड जो है वो रेडियस का प्लूरल होता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि रेडियस और रेडियाई में फ़र्क होता है, कोई फ़र्क नहीं होता है इसमें। सेकेंड प्रॉपर्टी है डायमीटर इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। डायमीटर क्या होती है? डायमीटर जो है वो किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कोड होती है। ये भी एक तरह की कोड है, बट सबसे लंबी कोड को डायमीटर कहा जाता है। डायमीटर और रेडियस का रिलेशन आपको याद रखना है, d इक्वल टू 2r। डी फॉर डायमीटर, डी से डिनोट किया जाता है डायमीटर को, और रेडियस को आर से डिनोट किया जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, d इक्वल टू 2r। थर्ड यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई गई है, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डायमीटर एक तरह की कोड ही होती है सर्कल की, बट ये सबसे लंबी कोड होती है, इसलिए इसे अलग से नाम दे दिया है डायमीटर का। ये तीन जो हैं वो बेसिक प्रॉपर्टी हैं सर्कल की, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टू प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे, वो कोड से रिलेटेड रहेंगी, जीवा से रिलेटेड रहेंगी। फर्स्ट टू प्रॉपर्टी है दैट इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट कोड। डायग्राम की हेल्प से मैं समझाती हूँ कि इस प्रॉपर्टी का क्या यूज़ है। एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल में एक फिक्स पॉइंट जो लिया दैट इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब हम एक कोड ले लेते हैं, क्योंकि हम प्रॉपर्टी जो है वो कोड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। एक कोड ली हमने, आप कहीं भी ले सकते हैं, मैंने ए बी एक कोड ली है। यहाँ पे स्टेटमेंट कह रही है, अगर कोई आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं किसी जीवा पर, किसी कोड पे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर हम बीच वाले पॉइंट को P एज्यूम कर लें, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं AP इक्वल टू PB होगा। इन दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी, कोड जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कब होगी? जब कोई परपेंडिकुलर सेंटर से ड्रॉ किया जाता है टू द कोड। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस प्रॉपर्टी को भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड होता है। चलिए, तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी में कहा गया है कि सर्कल की 2 इक्वल कोड्स होंगी, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं और 2 इक्वल कोड्स ड्रॉ कर लेते हैं। इक्वल कोड्स मीन्स इनकी लेंथ जो है वो सेम होगी। नेमिंग मैंने दे दी है AB एंड CD। AB एंड CD जो हैं वो इक्वल कोड्स हैं, मीन्स AB इक्वल टू CD है। डिस्टेंस इनका, लेंथ इनकी सेम है। अब इनका डिस्टेंस जो सेंटर से होगा, सर्कल के सेंटर से इनका डिस्टेंस सेम होगा। मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही ड्रॉ कर रही हूँ, जो कि सीधे पास कर रहा है सेंटर से, ये इक्वल होगा। बट आप किसी भी तरह से अगर ये डिस्टेंस मेज़र करते हैं फ्रॉम द सेंटर, तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होगा, ये प्रॉपर्टी में कहा गया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ग्रेटर कोड इज़ नियरर टू सेंटर। सेंटर से जितनी नज़दीक आप कोड ड्रॉ करोगे, वो कोड लेंथ में ज़्यादा होगी। जिस तरह से आप कोड को सेंटर से दूर ड्रॉ करते जाओगे, तो कोड की लेंथ जो है वो कम होती जाएगी, कोड छोटी होती जाएगी।
इसका बेस्ट एग्जांपल आप याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ी कोड जो है वो सेंटर से होके पास करती है, जिसे हम डायमीटर कहते हैं। तो सबसे बड़ी कोड जो है सेंटर से पास करती है, और सेंटर से जैसे जैसे आप कोड्स को दूर लेके जाते हो तो उनकी लेंथ जो है वो कम होती जाती है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं कोड से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, राइट डाउन कर लीजिए। 1-2 बार अगर आप लिखेंगे तो ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगी, जो कि आगे क्वेश्चंस में यूज़ भी होंगी। अब जो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू एंगल। एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, इंपॉर्टेंट हैं। 3 ही एंगल से रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हर प्रॉपर्टी हम डायग्राम की हेल्प से ही समझेंगे। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या दी हुई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट ए सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सर्कल। अगर किसी कोड से सेंटर पे एंगल ड्रॉ किया जाए और किसी अदर पॉइंट पे, सर्कल के किसी अदर पॉइंट पे उसी कोड से एंगल ड्रॉ किया जाए तो उनके बीच क्या रिलेशन होता है ये बताया गया है। तो जो सेंटर पे एंगल ड्रॉ किया जाता है दैट इज़ द ट्वाइस ऑफ द एंगल ऑफ सर्कमफ्रेंस। डायग्राम से ही समझते हैं, अगर नहीं भी समझ आई स्टेटमेंट आपको तो कोई बात नहीं। हमने एंगल जो है बनाना है कोड से पहले सेंटर पे, ये बना लिया, कोड ली हमने कोई, और ये एंगल जो है हमने थीटा एज्यूम कर लिया जो कि सेंटर पे बना रही है कोड। अब सेम कोड जो है वो सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल ड्रॉ करेगी। अब इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं फाई, डिफरेंट नाम देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, और ये एंगल बना रही है पी पॉइंट पे। अब यहाँ पे थीटा और फाई में क्या रिलेशन होगा यही इस प्रॉपर्टी में कहा गया है। तो थीटा जो है वो इक्वल होगा 2 × फाई, ट्वाइस ऑफ फाई के इक्वल जो है वो थीटा की वैल्यू आएगी। सेम कोड जो है सेंटर पे एंगल जब बनाती है और सर्कल के किसी अदर पॉइंट पे एंगल बनाती है तो उनमें डिफरेंस होता है। सेंटर वाला जो एंगल है वो बड़ा होता है, कितना बड़ा होता है तो वो दुगना जो है वो होता है किसी भी सर्कल के किसी पॉइंट पे बनाए गए एंगल से। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, एंगल इन ए सेमी सर्कल इक्वल टू 90 डिग्री। अगर एंगल सेमी सर्कल पे बनाया जाए तो वो 90 डिग्री का होता है। अब क्यों वो 90 डिग्री का होता है इसका रीज़न भी साथ में बताया हुआ है, क्योंकि सेमी सर्कल जो है वो ड्रॉ किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि सेमी सर्कल किस तरह से बनता है। तो डायामीटर जो है सर्कल को 2 सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, उसमें से डायामीटर जो है वो सेंटर पे एंगल बनाता है 180 डिग्री का। तो आपके पास सेंटर पे एंगल कितना आ रहा है 180 डिग्री का, तो सर्कल पे कितना आएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, 90 डिग्री का। सर्कल पे 90 डिग्री का आता है सेमी सर्कल में, और अगर आप सेंटर की बात करें तो वो एंगल होता है 180 डिग्री का। रीज़न भी साथ में बताया हुआ है, कन्फ्यूज़न आपको कोई होनी नहीं चाहिए यहाँ पे। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इक्वल कोड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर आपके पास 2 कोड्स दी हैं या 2 से ज़्यादा भी कोड्स दी हुई हैं किसी भी सर्कल की, तो ये सभी कोड्स जो हैं, मैं यहाँ पे 2 ही कोड्स ले रही हूँ, अगर ये सेंटर पे एंगल बनाती हैं तो यहाँ पे ये जो एंगल होंगे वो इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों कोड्स की लेंथ जो है वो इक्वल है। ध्यान रखिएगा, इक्वल कोड्स ही सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती हैं। इफ द कोड्स आर इक्वल दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो ये प्रॉपर्टीज आपको एंगल से रिलेटेड 3 याद रखनी है। 3 ही हमने कोड से रिलेटेड याद रखनी है, 3 ही एंगल से रिलेटेड हमें प्रॉपर्टीज जो है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके आ जाएंगे। टेंजेंट रिलेटेड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी टेंजेंट से रिलेटेड है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस एट कॉन्टैक्ट पॉइंट। टेंजेंट सर्कल से जिस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट करता है वहाँ पे वो परपेंडिकुलर होता है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। डायग्राम से समझाती हूँ। एक सर्कल हमने लिया, टेंजेंट क्या है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल से पास होती है और किसी एक पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, ये टेंजेंट की डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब जिस पॉइंट पे ये टच करती है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जो है रेडियस के साथ फॉर्म करती है। इतना जो है इस पॉइंट पे कहा गया है आपसे। सेकंड देखिए, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर मैं इस पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट हमने लिया था टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, इस पॉइंट से एक अदर टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ जो सर्कल को किसी दूसरे पॉइंट पे टच करता हुआ पास करता है, तो यहाँ पे लेंथ जो होगी टेंजेंट की, ये वाली लेंथ यहाँ पे टच कर रहा है, दैट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ये लेंथ जो है दोनों क्या होंगी? सेम होंगी, क्योंकि टेंजेंट जो है सेम पॉइंट से, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है।
तो उनकी लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। जो अभी हमने प्रॉपर्टीज रीड की हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है सबसे पहले, और आपके पास सर्कल दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। सर्कल की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। हमने सर्कल ड्रॉ किया, उसका सेंटर लिया और रेडियस हमने 7 सेंटीमीटर डिफाइन कर दी। साथ में आपको कहा गया है कि टेंजेंट जहाँ से ड्रॉ किया गया है, पॉइंट जो टेंजेंट खाया है, एक्सटर्नल पॉइंट, वो सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर है। इसी लाइन में मैं अगर मान लूँ कि वो एक्सटर्नल पॉइंट है टेंजेंट का, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, पॉइंट से मैं टेंजेंट जो है ड्रॉ करती हूँ सर्कल पे, जो कि सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। ये आपका टेंजेंट है, और आपको बताया गया है कि टेंजेंट का जो एक्सटर्नल पॉइंट है जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा, उसका डिस्टेंस सेंटर से जो है वो 25 सेंटीमीटर का है। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच करता है सर्कल को, वो एंगल फॉर्म करता है 90 डिग्री का। ये एंगल जो है आपका 90 डिग्री का। अगर आप ध्यान से AOP को देखें तो ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। ट्रायंगल किस तरह की है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। अगर आपके पास एक एंगल 90 डिग्री का है तो उसके ऑपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और जिन साइड्स के साथ वो एंगल बना रहा है वो एक बेस होता है और दूसरा जो है उसका परपेंडिकुलर आ जाता है। तो परपेंडिकुलर आपका ये आ जाएगा, बेस आपका OP है, और हाइपोटेन्यूज आपका आ गया OA। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है AP का स्क्वायर कर देंगे, और बेस है आपका OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। डिस्टेंस आपको तीनों टर्म्स के नहीं गिवन है, जिन जिन के गिवन है वो लिख लेंगे। OA हमें दिया हुआ है 25, तो 25 का स्क्वायर कर देंगे। OP भी हमें गिवन है, क्योंकि OP जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो OP कितना है 7। AP हमें नहीं गिवन है, तो AP को एज इट इज लिख देंगे। और अगर आप देखें तो AP जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हम इजिली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। 25 स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 49। माइनस 49 क्यों किया, क्योंकि 7 का स्क्वायर जो है वो 49 होता है, और यहाँ पे प्लस हो रहा है, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ टर्म जाती है तो प्लस से वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 576। AP का स्क्वायर आया है हमारे पास 576, बट जब हम AP की वैल्यू निकालेंगे तो हमें 576 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। तो यहाँ पे हमारा A ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ होगी 24 सेंटीमीटर। यूनिट भी यूज़ करेंगे साथ में, क्योंकि सेंटीमीटर्स में ही सारी यूनिट्स हमें अदर दी हुई हैं, तो यहाँ पे हमारा A ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तो अगर देखिए, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आती हैं, आपके बेसिक क्लियर हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए कोड सबटेंड्स 30 डिग्री एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सर्कल इज। देखिए यहाँ पे एंगल से रिलेटेड ये प्रॉपर्टीज़ है। कहा गया है कि एक सर्कल में कोड जो है वो सेंटर पे एंगल ड्रॉ कर रही है 60 डिग्री। 60 डिग्री का एंगल जो है वो इसके द्वारा सेंटर पे बनाया जा रहा है। हमें बताना है कि अगर सर्कल के किसी और पॉइंट पे सेम कोड जो है वो एंगल बना रही है, तो वो एंगल जो है वो कितना होगा। थीटा हमें फाइंड आउट करना है। सेम कोड जो है सेंटर पे एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और सर्कल के किसी अदर पॉइंट पे ये कितना एंगल बनाएगी वो हमें फाइंड आउट करना है। हमने ये रिलेशन देखा था कि सेंटर पे जो एंगल बनाया जाता है दैट इज द ट्वाइस ऑफ एंगल एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। सर्कल के किसी और पॉइंट पे अगर बनाया जाएगा तो वो जो है आपका ट्वाइस होगा एट द सेंटर के। तो सेंटर का हमें दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है किसी और पॉइंट पे बनाए हुए एंगल को। तो हम 2 से इसे डिवाइड कर देंगे 60 को, तो हमारे पास एंगल जो है आ जाएगा। तो 60 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज 30 डिग्री। C ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सेंटर पे एंगल जो है वो हमेशा बड़ा होता है, सर्कल पे अगर कोड के द्वारा एंगल बनाया जाएगा तो वो छोटा होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, रेडियस इज।
आपको किसी सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट का डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि है 20 सेंटीमीटर। हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्कल पे। पैरेलल टेंजेंट क्या होंगे? दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिनके बीच का डिस्टेंस जो है वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। एक जो टेंजेंट है वो हमारा P पॉइंट से पास कर रहा है सर्कल को और दूसरा पास कर रहा है R पॉइंट से। P एंड R जो है वो टचिंग पॉइंट हैं सर्कल के साथ दोनों टेंजेंट्स के। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है पैरेलल टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब हम सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मीन्स हमें सर्कल का डायामीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर। अब हमें अगर डायामीटर गिवन है 20 सेंटीमीटर तो ईजिली हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं इस सर्कल की, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है क्योंकि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो आर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? 20 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज 12 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर इज। आपको क्या क्या गिवन है? टेंजेंट की लेंथ दी हुई है एक्सटर्नल पॉइंट से जो कि 12 सेंटीमीटर है और सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल हमने ड्रॉ किया और एक एक्सटर्नल पॉइंट लिया। एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स सर्कल से बाहर एक पॉइंट लेंगे जिससे कि हम सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये टेंजेंट जो है वो पी पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहा है और एक्सटर्नल पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए। ए पी जो है दैट इज़ द टेंजेंट लेंथ जो कि हमें गिवन भी है 12 सेंटीमीटर। और ये जो पी पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट सर्कल से टच कर रहा है वो रेडियस पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो फॉर्म करेगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। रेडियस आपको गिवन है, देन आपको सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन कर देना है क्योंकि हमें यही फाइंड आउट करना है एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को। रेडियस गिवन है, टेंजेंट की लेंथ गिवन है, ये हमने राइट डाउन कर दी 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। डायग्राम जो है हमारी कंप्लीट हो गई। एक बार फिर से आप स्टेटमेंट रीड कर सकते हैं। टेंजेंट लेंथ आपको दी हुई है 12 सेंटीमीटर, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर दी हुई है और आपको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। मीन्स आपको ए और ओ के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओ क्या है? हमारा सर्कल का सेंटर है। अब यहाँ पे अगेन अगर आप ध्यान से देखेंगे ए पी ओ जो है एक ट्रायंगल बन रही है। और किस तरह की ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि इसमें एक एंगल जो है हमारे पास नोन है वो है 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है इस ट्रायंगल की साइड्स की। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास इक्वेशन आएगी ए ओ स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। ए पी और ओ पी की वैल्यू हमें गिवन है। ए पी जो है वो टेंजेंट की लेंथ है और ओ पी जो है वो रेडियस है सर्कल की। वैल्यूज पुट करेंगे 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी 144 प्लस 25। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 169। बट ये वैल्यू जो है वो ए ओ स्क्वायर की है, हमें ए ओ की फाइंड आउट करनी है तो हमें 169 का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। मीन्स टेंजेंट के एक्सटर्नल पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमारे पास आएगा 13 सेंटीमीटर। तो ए ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो सर्कल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बेसिक प्रॉपर्टीज़ अगर आपको पता हो तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द कोड एट सेंटर एंगल 120 डिग्री इन ए सर्कल रेडियस 14 सेंटीमीटर। क्या क्या गिवन है आपको? आपको सेंटर पे एंगल जो कोड बना रही है वो दिया हुआ है 120 डिग्री और आपको सर्कल की रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसकी हेल्प से हमें इजीली समझ आएगा कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। तो ये एक सर्कल ले लिया और जिसका सेंटर हमने ओ एज्यूम कर लिया और एक कोड दी हुई है। कोड जो है वो सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रही है 120 डिग्री का। ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का दिया हुआ है? 120 डिग्री का दिया हुआ है और साथ में रेडियस दी हुई है 14 सेंटीमीटर। तो सेंटर के साथ जो कोड के एंड पॉइंट्स पे लाइन सेगमेंट बन रहा है वो आपकी रेडियस होगी जो कि हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। अगर मैं कोड को नाम दे दूं ए बी तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या गिवन है? एंगल गिवन है ए ओ बी, कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। साथ में आपको लेंथ दी हुई है ओ ए और ओ बी की जो कि रेडियस है सर्कल की
और ये आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, मीन्स आपको ए बी फाइंड आउट करनी है। ए बी इज द लेंथ ऑफ द कोड, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो कोड की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वही हम यूज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम सेंटर से कोई एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं कोड पे, तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमने पढ़ा था जब हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कोड की। लेट बी द पॉइंट पी। तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है कोड पे पी पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे ए पी और पी बी की लेंथ इक्वल हो जाएगी, क्योंकि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आप कोड पे तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। अब ये हमने परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही ट्रायंगल एज्यूम करेंगे। हम कौन सी, ए ओ पी, या फिर आप ले सकते हो ट्रायंगल बी ओ पी, दोनों में से कोई एक ट्रायंगल हम एज्यूम करेंगे। और फिर हमारे पास ए पी की लेंथ यहाँ पे आ जाएगी, हमें फाइंड आउट करनी है ए बी की। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ए पी को तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फोकस जो है हमारा रहेगा ट्रायंगल ए ओ पी पे। तो इसे अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रायंगल ए ओ पी जिस पे हम फोकस करेंगे हम उसी को ड्रॉ कर लेते हैं हम, बाकी मैंने जो है वो इरेज कर दिया। ए ओ पी ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ओ ए की लेंथ हमें दी हुई है 14 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है ए पी को। जो अदर साइड की ट्रायंगल थी उसे मैं डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर रही हूँ। क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, ताकि थोड़ी क्लेरिफिकेशन आपको हो जाए। अदर पॉइंट जो था कोड का बी पॉइंट था, और ये पूरा एंगल जो था ए ओ बी वो 120 डिग्री हमें गिवन है। ठीक है, जो कोड जो है सेंटर पे एंगल बना रही थी वो गिवन है हमें 120 डिग्री, बट हमें एंगल चाहिए ए ओ पी। अगर हमें ए ओ पी ट्रायंगल पे फोकस करना है तो हमें ट्रायंगल के इस एंगल की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। ये एंगल जो है एंगल ए ओ पी जो है 60 डिग्री का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कोड को तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती ही करती है, साथ में ही सेंटर पे कोड के द्वारा जो एंगल बना होता है उसे भी बाइसेक्ट करती है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए ओ पी आ गया 60 डिग्री। अब हम ट्रायंगल ए ओ पी को देखेंगे। ट्रायंगल ए ओ पी में हमें ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ओ ए की हमें गिवन है। दोनों साइड्स को देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है यहाँ पे यूज़ होगा। तो यहाँ पे कोस जो है हम यूज़ करेंगे कोस थीटा इक्वल टू ए पी अपॉन ओ ए। थीटा कितना है 60 डिग्री इस ट्रायंगल में, तो कोस 60 जो आ जाएगा हमारा दैट इज़ इक्वल टू ए पी अपॉन ओ ए। ए पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है तो ये एज इट इज़, और ओ ए की वैल्यू है 14, तो ए पी अपॉन 14 हमारे पास आ गया। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमारे पास आ गया 1/2 इक्वल टू ए पी अपॉन 14। यहाँ से ए पी की वैल्यू निकालेंगे, ए पी इक्वल टू 14/2, जिससे कि हमारे पास ए पी की वैल्यू आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। बट हमें वैल्यू जो है वो कोड की फाइंड आउट करनी है, ए बी की फाइंड आउट करनी है। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ए पी। ए पी की 7 आई है, मीन्स 7 से अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए बी की वैल्यू मिल जाएगी। ए बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 7 दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आया है इस क्वेश्चन का, 14 सेंटीमीटर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 concentric circles have radii 17 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। आपको 2 concentric सर्कल दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं पहले इस पे बात कर लेते हैं। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो, और इन दोनों सर्कल की रेडियस आपको गिवन है 17 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये मैं 2 सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। इन दोनों सर्कल का सेंटर जो है वो सेम होगा और रेडियस आपको गिवन है। स्मॉलर सर्कल की रेडियस आपके पास 15 सेंटीमीटर आ जाएगी और जो बाहर वाला सर्कल है उसकी आ जाएगी 17 सेंटीमीटर। सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। तो ये 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आपको गिवन है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, चलिए फर्दर क्वेश्चन को रीड करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ बिगर सर्कल विच इज़ टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। आपको बड़े वाले सर्कल की एक कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है और ये कोड स्मॉलर सर्कल के लिए एक टेंजेंट का काम कर रहे हैं। टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे
टच करती हुई सर्कल से क्रॉस हो जाए। तो छोटे सर्कल के लिए ये टेंजेंट का काम कर रही है, बट बड़े सर्कल के लिए ये एक कोड है। मीन्स इस कोड के दो टर्मिनल होंगे, टर्मिनेटिंग पॉइंट होंगे बड़े सर्कल के लिए। तो ये इस तरह से हमने ड्रॉ की है, जो कि छोटे सर्कल को टच कर रही है किसी एक पॉइंट पे। तो ये छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी और बड़े सर्कल के लिए ये कोड है। इस कोड की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। इसको नाम दे देते हैं कोड को ए बी, और ये छोटे सर्कल को जिस पॉइंट पे टच कर रही है उस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी। तो बेसिकली आपको ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या क्या गिवन है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग? सबसे पहले सेंटर से हम कोड के टर्मिनल को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसमें कि आपको ओ ए और ओ बी गिवन है, क्योंकि ये बड़े सर्कल की रेडियस ही है। ओ ए इक्वल टू 17 सेंटीमीटर एंड ओ बी इज ऑल्सो इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। साथ में आपको ओ पी भी गिवन है, ओ पी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये छोटे सर्कल की रेडियस है। फाइंड आउट हमें करना है ए बी की लेंथ। तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था, बट जो हमें गिवन था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो यहाँ भी हम पहले ए पी फाइंड आउट करेंगे। ए पी हमें मिल जाए तो हम उसके बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे वैल्यू को, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बट यहाँ पे थोड़ी ट्रायंगल जो है वो हम डिफरेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें साइड्स जो हैं वो दोनों गिवन है ट्रायंगल की। ओ ए भी गिवन है और ओ पी भी गिवन है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। जब दोनों साइड्स गिवन हो, एंगल गिवन ना हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें एंगल गिवन था और एक साइड गिवन थी, तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो यूज़ किया था। बट यहाँ पे हमें दोनों साइड्स जो हैं वो गिवन है, तो हम फोकस अगेन एक ही ट्रायंगल पे करेंगे। आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ ए ओ पी को, जिसमें कि हमें ओ ए और ओ पी की वैल्यू गिवन है, और पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है हमारा ओ ए और परपेंडिकुलर है ए पी। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ ए स्क्वेयर इक्वल टू ए पी स्क्वेयर प्लस ओ पी स्क्वेयर। ए पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे एक तरफ रखेंगे एंड अदर टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास टर्म आ गई ओ ए स्क्वेयर माइनस ओ पी स्क्वेयर। ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए की वैल्यू हमें 17 गिवन है, तो 17 स्क्वेयर, एंड ओ पी की वैल्यू 15 है, तो 15 स्क्वेयर। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ए बी स्क्वेयर इक्वल टू 17 स्क्वेयर माइनस 15 स्क्वेयर। स्क्वेयर रूट यहाँ पे 17 और 15 का आपको पता होना चाहिए। 17 का स्क्वेयर रूट होता है 289 एंड 15 का होता है 225। दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास आ गया है 64। ये हमारे पास ए पी स्क्वेयर की वैल्यू है, बट हमें ए पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें 64 का स्क्वेयर रूट लेना पड़ेगा। 64 का स्क्वेयर रूट होता है 8, तो ए पी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 सेंटीमीटर, और ए बी की हमें मिल जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करने पे। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 8 × 2 दैट इज 16 सेंटीमीटर। गिवन ऑप्शंस में हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। तो इस तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर बेसिक आपको अभी भी समझ नहीं आया तो एक बार फिर से आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए। वहाँ अगर आप कमांड कर लेते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, C1 and C2 are two concentric circles such that a radius of C2 is less than a radius of C1। यहाँ पे अगेन कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ही कॉन्सेप्ट है। दो सर्कल आपको गिवन है C1 एंड C2। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। यहाँ पे C2 की रेडियस जो है वो छोटी है C1 के रेडियस से, तो C2 जो है छोटे वाला सर्कल होगा, इनर सर्कल होगा। C2 जो है वो इनर सर्कल को नाम दिया हुआ है और C1 जो है बाहर वाले सर्कल को नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ़ ए बी इज ए कोड ऑफ C1 ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर टचिंग C2 एट P फाइंड AP। यहाँ पे C1 सर्कल की मीन्स बाहर वाले सर्कल की, बड़े सर्कल की एक कोड है जिसको नाम दिया हुआ है AB, और उसकी लेंथ भी बताई हुई है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और बताया हुआ है कि वो C2 सर्कल को P पॉइंट पे टच कर रही है कोड। हमें AB फाइंड आउट करनी है। मीन्स यहाँ पे कोड है AB C1 सर्कल के लिए, बट यही कोड जो है C2 सर्कल के लिए एक टेंजेंट का काम कर रही है। ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। ए पी हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले C1 की जो कोड है उसको सेंटर से ज्वाइन कर देंगे। मींस O से
ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ओ ए एंड ओ बी आ जाएगा, दैट इज़ द रेडियस ऑफ C1। और पी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। ओ पी जो है वो C2 सेंटर का रेडियस है और ए बी जो है एज ए टेंजेंट काम कर रहा है C2 के लिए, तो रेडियस के साथ ही 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल जब भी कोई लाइन सेंटर से किसी कोड पे बनाती है तो वो कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है सर्कल की पहले ही। मीन्स OP जो है वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, AP और PB में। अब AP की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AB की गिवन है तो हम इजीली कर सकते हैं। AP जो है हमारे पास आ जाएगा AB डिवाइडेड बाई 2। समझ आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की? यहाँ पे हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया P पे, और ये परपेंडिकुलर जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि C2 की ये रेडियस भी है साथ में, तो रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर ही बनाती है, 90 डिग्री का एंगल ही बनाती है। तो यहाँ पे हमारे पास AP की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास AP की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर और यही हमें फाइंड आउट करना था। तो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो अगर आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से यूज़ करनी आती हो, आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता हो। ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग ए सर्कल। सर्कल के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं दी हुई है वो आपने बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है लार्जेस्ट कोड इज़ ए डायमीटर, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सर्कल की जो सबसे लार्जेस्ट कोड होती है उसे डायमीटर कहा जाता है। सेकंड है एनी 3 पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन ए प्लेन। 3 पॉइंट कोई भी आपको गिवन हो वो हमेशा जो है वो सर्कल में ही लाई करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये गलत है। थर्ड है रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस इज ए कांस्टेंट। रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr और रेडियस क्या होती है r। तो इन दोनों की अगर रेशियो ले हम तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आती है क्या? यस, कांस्टेंट वैल्यू ही आती है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी सही है। नेक्स्ट देखिए एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, हमने प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा था। तो हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट बचती है जो कि सर्कल के रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि सर्कल जो है वो एक 2D डायमेंशन फिगर है, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ। बट अगर थर्ड पॉइंट जो है अगर वो 3 एक्सिस में लाई करता है तो वो कैसे सर्कल में लाई कर सकता है? तो हमारी यहाँ पे बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है रिगार्डिंग ए सर्कल। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज़ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर्कल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता करना होता है कि क्वाड्रिलेटरल जो हमें गिवन है वो साइक्लिक है या नहीं। तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैज़ ऑल इट्स वर्टिसेस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। क्या इस डेफिनेशन का मीनिंग है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आपको ये याद रखना है कि ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल के अंदर हो, सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होती है उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। बट एक कंडीशन इसमें आपको याद रखनी है कि क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस जो हैं, जो भी वर्टिसेस आपके पास 4 होंगे क्वाड्रिलेटरल के, क्योंकि 4 वर्टिसेस होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, 4 साइड इंक्लूड करती है ना क्वाड्रिलेटरल, तो वहाँ पे 4 वर्टिसेस जो हैं वो सभी के सभी जो हैं वो सर्कल से टच होने चाहिए, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे होने चाहिए। अगर मैं एक और फिगर ड्रॉ करूँ, जैसे ये मैंने सर्कल ले लिया और यहाँ पे मैं एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रही हूँ। ये क्वाड्रिलेटरल जिसको नाम मैंने दे दिया ABCD अगेन, तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगी, क्योंकि इसकी एक वर्टिसेस जो है वो सर्कल के अंदर है। बट हमें ऐसी क्वाड्रिलेटरल चाहिए होती है जिसके सभी वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल से टच करें। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ईजी है। ऐसी क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल से टच करते हुए अपने वर्टिसेस फॉर्म करे उसे कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे इमेज मैंने ड्रॉ भी करी हुई है, साथ में इम्पोर्टेंट जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी वो भी हम इमेज की हेल्प से यहीं देख लेंगे, आगे अदर प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की ये होती है कि क्वाड्रिलेटरल के जो 4 एंगल्स होते हैं उनमें से ऑपोजिट एंगल जो हैं वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं।
सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल उन एंगल्स को कहा जाता है जिनका सम 180 डिग्री हो, जबकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उन्हें कहा जाता है जिनका सम जो है वो 90 डिग्री हो। यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है सप्लीमेंट्री। ऑपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के वो होते हैं सप्लीमेंट्री। मीन्स अगर हम ऑपोजिट एंगल लें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के तो उनका सम क्या आएगा, उनका सम आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे इमेज में आप देखिए एंगल ए एंड एंगल सी जो है वो ऑपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। इसी तरह से बी एंगल और डी एंगल जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पे एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 आएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मीन्स उन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी पहले मैं डायग्राम से आपको बता देती हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि हम क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को एक्सटेंड कर देते हैं बाहर की तरफ। जैसे यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हो, हमने एक साइड को एक्सटेंड किया और बाहर वाली जो साइड एक्सटेंड की है हमने, वहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इस एंगल को नाम दे दिया है एंगल ई। इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहा जाएगा क्योंकि ये एंगल जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बाहर बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल कौन से होते हैं, जो बाहर फॉर्म होते हैं, इंटीरियर एंगल जो अंदर फॉर्म होते हैं। तो एंगल ई जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो एक्सटीरियर एंगल से ही रिलेटेड है। एक्सटीरियर एंगल किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इक्वल होता है उसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के। ऑपोजिट इंटीरियर एंगल ई का इंटीरियर एंगल जो है वो है सी, बट यहाँ पे इंटीरियर एंगल ना कह के उन्होंने कहा है कि दैट इज इक्वल टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल जो है ई का, उसके ऑपोजिट एंगल जो होगा उसके इक्वल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल। ऑपोजिट एंगल देखना है आपने। तो एंगल ई जो है हमारा यहाँ फॉर्म हो रहा है और ये इक्वल होगा एंगल ए के। थोड़ा मैं इसे साफ कर देती हूँ ताकि यहाँ पे आपको इमेज में देख जाए। ग्रीन कलर मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ई जो है एंगल दैट इज इक्वल टू एंगल ए। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, जो ये कहती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक्सटीरियर एंगल उसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पे एंगल ए इक्वल टू एंगल ई जो है आपका आ जाएगा। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की सेकंड प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दोनों जो थी इमेज की हेल्प से मैंने आपको यहाँ बता दी। अब हम फर्दर जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अदर, उन्हें भी डिस्कस करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी दी हुई है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये प्रॉपर्टी हमने अभी रीड की है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया। जिन एंगल्स का सम जो है 180 हो उन्हें कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, इफ ए पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री देन इट इज ए साइक्लिक। यहाँ पे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी आपने रीड की, इसके रिवर्स प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं तो वो किस तरह की क्वाड्रिलेटरल होगी, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ी ये वही है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है आपको। इफ डायगोनल पी आर बाइसेक्ट क्यू एस इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है और इसको नाम दिया हुआ है पी क्यू आर एस। डायग्राम की हेल्प से भी हम समझेंगे, बट पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसके डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मीनिंग क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ऑपोजिट साइड्स जो होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, उनका प्रोडक्ट इक्वल होता है। इसे हम रेशो की फॉर्म में भी इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं, साइड्स की रेशो लेके, जैसे पी क्यू अपॉन क्यू आर इक्वल टू पी एस अपॉन आर एस।
तो आपको जिस तरह से अच्छा लगे लर्न करना इस इक्वेशन को उस तरह से कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट जो है आप ऑपोजिट साइड का इक्वल होता है इस तरह से याद रखोगे तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। डायग्राम बना लेते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल होगी जिसके चारों वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के साथ टच हो रहे होंगे। हमें क्वाड्रिलेटरल का नाम भी दिया हुआ है PQRS, तो हम वही नेमिंग जो है वो क्वाड्रिलेटरल को दे देंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि डायगोनल जो है वो है PR एंड QS, तो डायगोनल भी मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर रही हूँ। अगर यहाँ पे आपको कंडीशन दी है कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं तब आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। एडजेसेंट साइड से रिलेटेड अगर रखना है याद तो आप रेशो में याद रखोगे, ऑपोजिट साइड से याद रख सकते हो कि ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है। इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को याद रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कोई ऑपोजिट साइड्स का पेयर जो है एक पेयर भी पैरेलल हो जाता है तब आपके पास वो क्वाड्रिलेटरल चेंज हो जाती है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इसमें से आपको फर्स्ट टू प्रॉपर्टीज जो हम प्रीवियस स्लाइड में पढ़ चुके हैं वो याद रखनी है, और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तब कौन सी इक्वेशन हमें यूज़ करनी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है PQRS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल दी हुई है साइक्लिक आपके पास और क्वाड्रिलेटर को नाम दिया हुआ है PQRS, in which PQ equal to 14.4 centimeter, QR equal to 12.8 centimeter and SR equal to 9.6 centimeter. If PR bisect QS, what is the length of the PS? यहाँ पे पहले हम क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर क्या होती है, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटर फॉर्म होती है जिसके सभी वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल के साथ टच करते हैं, उसे कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। यहाँ पे हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटर जो दी गई है वो दी हुई है PQRS, तो हम यही नाम जो है इसका एज्यूम करेंगे। इसमें से हमें PQ की वैल्यू दी हुई है 14.4 सेंटीमीटर, QR भी गिवन है आपके पास दैट इज़ 12.8 सेंटीमीटर, SR गिवन है आपके पास 9.6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द PS की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। साथ में ये बताया गया है कि PR बाइसेक्ट कर रहा है QS को। PR और QS क्या है, तो PR और QS जो हैं वो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल हैं। बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तब हमारे पास इक्वेशन आती है कि ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी हैं, तो पहले हम PQ लेते हैं, PQ की ऑपोजिट है SR, तो इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा अनदर जो ऑपोजिट साइड है दैट इज RQ मल्टीप्लाई PS। तो ये इक्वेशन जो है वो हमने अभी पढ़ी है और देखिए यहाँ पे यूज़ भी हो गई। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें PS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अदर वैल्यूज़ हमें गिवन है, तो सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा। PQ की वैल्यू दी हुई है 14.4, SR की दी हुई है 9.6, दैट इज़ इक्वल टू 12.8 मल्टीप्लाई PS। यहाँ पे हमें PS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो PS को रखेंगे एक तरफ और बाकी सभी वैल्यूज़ को हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, अरेंजमेंट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 12.8 जो है वो डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि वो PS के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इक्वल टू के दूसरी तरफ जब इसे भेजा जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये सारे नंबर्स जो हैं वो डेसिमल में है, तो पहले इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, सिंपल हो जाएगा कैलकुलेशन करना हमें। 14.4 जो है वो चेंज हो जाएगा 144/10, 9.6 को चेंज कर देंगे 96/10 एंड जो 12.8 है इसे हम चेंज कर देंगे 128/10 में। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास देखिए ये आंसर आ रहा है। कंप्लीटली इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास न्यूमरेटर में आया है 9 मल्टीप्लाई 12 एंड डिवाइडेड बाई 10, तो 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 108 आएगा डिवाइडेड बाई 10।
और ये फ्रैक्शन की वैल्यू डेसिमल में चेंज करने पे हमारे पास आंसर है 10.8 सेंटीमीटर। ऑप्शंस में ये कहीं भी ऑप्शन नहीं है, बट करेक्ट आंसर हमारा होगा 10.8 सेंटीमीटर। ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे गलत दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी पीएस की, जो हमारे पास आई है 10.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कल का, और सरकमफ्रेंस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए अब डिटेल में इस बात को देखते हैं। तो सबसे पहले एरिया जो है वो क्या होता है वो देखते हैं। तो सर्कल के बारे में हम बात कर रहे हैं, सर्कल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो भी हमने ये पाथ फॉलो किया है, जो ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम, जितना पाथ फॉलो किया है, इसे कहा जाता है सरकमफ्रेंस। क्या कहा जाता है इसे? सरकमफ्रेंस। ये वर्ड जो है वो सर्कल के लिए यूज होता है। अगर सर्कल की जगह यहाँ पे कोई और फिगर होती तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर और सरकमफ्रेंस सेम ही चीज होती हैं, बट पैरामीटर हम अदर फिगर के लिए यूज करते हैं और सर्कल के लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं सरकमफ्रेंस। अब बात करते हैं एरिया की। तो जो ये अंदर रीजन इनक्लोज्ड होता है सरकमफ्रेंस के अंदर, इस रीजन को कहा जाता है एरिया। अब ये सर्कल के सरकमफ्रेंस के अंदर रीजन जो है वो इनक्लोज्ड है, तो इसलिए इसे कहा जाता है एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है ये पता चल गया। अब फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? दैट इज पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? फिक्स्ड वैल्यू होती है। फ्रैक्शन में अगर आप वैल्यू ले रहे हो तो इसकी वैल्यू होती है 22/7 और डेसिमल में इसकी वैल्यू ली जाती है 3.14। आर क्या होता है? दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो भी सर्कल आपको गिवन है उसकी रेडियस को कैपिटल आर या स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ द सर्कल जो है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखना है। सरकमफ्रेंस अगर आपको फाइंड आउट करना हो किसी सर्कल का तो आप यूज करते हो फॉर्मूला 2 पाई आर। अगेन पाई की वैल्यू फिक्स्ड है 22/7 एंड आर की वैल्यू जो है वो वेरी करती है सर्कल टू सर्कल। ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी होती है। ये थे बेसिक फॉर्मूले एरिया एंड सर्कमफ्रेंस के। अदर भी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, जैसे कि डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं वो सर्कल में इंक्लोज्ड होती हैं, जैसे सेक्टर, सेगमेंट। तो अगर इनका एरिया आपसे पूछा जाए तो आप किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूले जो हैं वो दिए हुए हैं। उन फॉर्मूलों को पहले समझेंगे और फिर उसके बेस्ड क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करें। सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स हाफ सर्कल। सर्कल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। हाफ सर्कल का फाइंड आउट करना है मीन सेमी सर्कल का, तो इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। इजिली आप याद कर सकते हैं, हाफ से डिवाइड कर दो तो आपके पास एरिया आ जाएगा सेमी सर्कल का। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर की फिगर किस तरह की होती है ये पहले ही हम पढ़ चुके हैं। इस तरह की फिगर जो है वो सेक्टर की होती है, जो कि एक आर्क और 2 रेडियाई को इन्वॉल्व करती है। ये क्या है आपके पास? रेडियाई हैं, 2 रेडियाई और आर्क। इस तरह की शेप जो है वो सेक्टर होती है। अब सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है तो देखिए हमें फॉर्मूला याद रखना है θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू जो है ये 2 रेडियाई फॉर्म करती हैं। अगर थीटा की वैल्यू गिवन है तो इजीली आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला याद रखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखिए सर्कल का जो एरिया था पाई आर स्क्वायर, उसे मल्टीप्लाई कर दिया है θ/360 के। तो इस तरह से रिलेट करके भी आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या फॉर्मूला गिवन है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपको याद रखना है दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? थ्रू द फॉर्मूला। पहले तो आर्क क्या होती है? सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी एक पार्ट को अगर आप लें तो ये जो है वो आर्क कहलाती है सर्कल की। अगर इस आर्क की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें फॉर्मूला याद रखना है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। देखिए आर्क जो है वो सरकमफ्रेंस से रिलेटेड है, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, इसलिए यहाँ पे θ/360 से मल्टीप्लाई किया गया है 2 पाई आर को। जब हमें सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना था तो हमने पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था θ/360 को। यहाँ पे देखिए सेम रहा है θ/360, बट मल्टीप्लाई जो है अब पाई आर स्क्वायर को नहीं किया गया है, 2 पाई आर को किया गया है, क्योंकि आर्क जो है वो रिलेट होती है सरकमफ्रेंस से, सरकमफ्रेंस का पार्ट होती है। इस तरह से आप
फॉर्मूला जो है याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एरिया ऑफ द रिंग। रिंग का अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप किस तरह से करेंगे, तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि रिंग किस तरह से फॉर्म होगी। मान लीजिए आपको एक सर्कल दिया हुआ है और आपको एक और सर्कल दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनके सेंटर सेम होते हैं। तो अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना हो दोनों सर्कल के बीच का, जो मैं शेड कर रही हूँ एरिया, अगर इसे आपको फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला आपका होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। कैपिटल आर जो है ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी और स्मॉल आर जो है वो आपके इनर सर्कल की, अंदर वाले सर्कल की रेडियस होगी। अगर आप इसे फॉर्मूले को खोल के देखें तो आपके पास फॉर्मूला देखिए इस तरह से बन रहा है। दोनों सर्कल के एरियाज को सब्ट्रैक्ट किया गया है और यहाँ पे इसे शॉर्ट में इस तरह से लिखा गया है क्योंकि पाई कॉमन है तो पाई को कॉमन निकाल लिया गया है। दोनों सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट करके आप एरिया ऑफ रिंग जो है वो निकाल सकते। रिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि ये रिंग की तरह बन रही है शेप, इसलिए इसे रिंग कहा गया है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। यहाँ पे आपको एरिया बेस्ड कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, शॉर्ट ट्रिक के लिए आप इनको याद रख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आप देखो तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी सर्कल का एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर क्या होता है, उस सर्कल की रेडियस। एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। अब ये ड्राइव कहाँ से हुआ है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि याद रखने में आपको ईजी हो। एरिया जो है किसी सर्कल का होता है फॉर्मूले बाई पाई आर स्क्वायर। पाई जो है एक कांस्टेंट वैल्यू है, 22/7 उसकी हम वैल्यू लेते हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे ए जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आर स्क्वायर के। यही जो है इस फर्स्ट प्रॉपर्टी में कहा गया है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो एरियाज़ की रेशो से रिलेटेड है। अगर रेडियस आपको गिवन है रेशो में तो आप एरियाज़ की रेशो किस तरह से निकालेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर कर देना है रेशो में। दो सर्कल हैं, दोनों की एरियाज़ जो हैं वो डिफरेंट होंगे, रेडियस डिफरेंट होंगे, रेशो हमें निकालनी है। तो रेशो जो है वो उनकी रेडियस स्क्वायर के रेशो पे डिपेंड करेगी क्योंकि एरियाज़ जो हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो इसी से ये शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे आई है कि अगर आपको रेडियस की रेशो गिवन है तो आप उनका इंडिविजुअली स्क्वायर कर दो तो आपको एरियाज़ की रेशो मिल जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे इंक्रीजिंग रेडियाई से रिलेटेड है। अगर किसी सर्कल की रेडियस इंक्रीज़ कर रही है और परसेंटेज आपको गिवन है कि इस परसेंटेज से आपको इंक्रीज़ हो रही है किसी सर्कल की रेडियस, तो आपके पास एरिया कितना इंक्रीज़ होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे 2x + x²/100। ये परसेंटेज होगी आपके एरिया इंक्रीज़ होने की जब आपका रेडियस जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है x% से। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते हैं। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी अब तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, इट्स डायमीटर इज। अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसका डायामीटर कितना होगा। डायामीटर और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, किसी भी सर्कल का डायामीटर जो है वो उसकी रेडियस का ट्वाइस होता है, d = 2r होता है। तो हमें रेडियस दी हुई है 7, तो हमारे पास रेडियस 7 आ जाएगी और डायामीटर जो है दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल सबटेंडेड बाय ए डायामीटर एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल इज। अगर कोई डायामीटर सर्कल पे एंगल बनाता है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डायमीटर सेंटर पे कौन सा एंगल फॉर्म करता है, तो सेंटर पे ये फॉर्म करता है 180 डिग्री का। हमसे पूछा गया था सर्कल पे, अगर सर्कल के किसी भी पॉइंट पे डायमीटर एंगल फॉर्म करेगा तो वो करेगा 90 डिग्री का। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ एंगल एट सेंटर इज 80 डिग्री, एंगल एट सर्कमफ्रेंस इज। अगर किसी सर्कल के सेंटर पे 80 डिग्री का एंगल बन रहा है तो आपको बताना है कि सर्कमफ्रेंस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। रिलेशन हम ये पढ़ चुके हैं पहले भी। अगर कोई एंगल सेंटर पे बन रहा है
तो वो हमेशा दुगना होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल से। ये हमने पढ़ा है। सेंटर पे हमें 80 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस पे हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 80 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। तो सरकमफ्रेंस पे एंगल जो बनेगा वो होगा हमारा 40 डिग्री का। ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। ये प्रॉपर्टीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं के बेस्ड ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ रेडियस ऑफ ए सर्कल इज डबल्ड इट्स एरिया बिकम्स। अगर किसी सर्कल की रेडियस डबल हो जाती है तो एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एरिया किस तरह से बढ़ता है, ये आपको बताना है। एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के। अगर रेडियस को हम कर रहे हैं डबल तो एरिया जो है नया वाला दैट इज 2r होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर हमारा पहले वाला एरिया है, तो हमारे पास एरिया जो चेंज आएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ आ रहा है आपको किस तरह से किया ये। हमारे पास पहले एरिया जो है वो सिंपल एरिया अगर हमें कोई सर्कल का दिया हुआ है, हमें पता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। नए एरिया को मैंने नाम दिया A1 और इसकी रेडियस को डबल कर दिया। आर की जगह अब क्या ले लिया 2r। आर स्क्वायर करना होता है तो 2r का स्क्वायर किया, तो ये हमारे पास आ गया 4r स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने ली क्या थी a, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी a, तो हमारे पास आ गया 4a। तो A1 जो कि नया एरिया है और a जो पहले एरिया गिवन था सर्कल का, तो इनमें क्या चेंज आया, तो नए एरिया में क्या चेंज आया, वो पुराने एरिया के कंपैरिजन 4 टाइम्स हो गया है। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स हुज रेडियाई आर इन रेशो 3:5। क्वेश्चन में आपको सर्कल्स की रेशो दी हुई है रेडियस की, और आपको एरियाज़ की रेशो फाइंड आउट करनी है। क्या रेशो दी हुई है 3:5। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, अगर हमें एरियाज़ की रेशो फाइंड आउट करनी है और रेडियस की रेशो गिवन है तो सिंपली हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल रेडियस को स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे और रेशो 5 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर रेशो 5 स्क्वायर, ये आ जाएगी हमारे पास एरिया की रेशो दैट इज़ 9:25। तो आंसर जो है हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी 9:25 जो है वो दोनों सर्कल के एरियाज़ की रेशो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल 60 डिग्री इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड रेडियस। आपको सेक्टर का एरिया गिवन है, कितना गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंगल गिवन है कि सेक्टर के जो रेडियाई हैं वो कौन सा एंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो फॉर्म कर रहे हैं 60 डिग्री एंगल। आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है, एरिया की वैल्यू है 154, थीटा हमें गिवन है 60 डिग्री है अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आर की वैल्यू जो है एज इट इज़ रहेगी। कैंसिल आउट कर लेते हैं, देखते हैं क्या हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने से मिलता है। 1/6 पाई की वैल्यू 22/7 पुट करते हैं एंड आर स्क्वायर एज इट इज़। आर की वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है तो आर को हम सेपरेट रखेंगे और बाकी टर्म्स जो हैं वो इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7/22। देखिए यहाँ पे 11 से डिवाइड हो जाएगा ये, 11 2 जा 22 एंड 11 14 जा 154। देन अगेन ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हमारे पास आर स्क्वायर आ गया 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। आर फाइंड आउट करना है तो स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगा। 7 का पेयर बन रहा है तो 7 बाहर आ जाएगा और 6 का पेयर नहीं बनेगा तो 6 जो है वो अंदर ही रह जाएगा। तो रेडियस जो है वो हमारी यहाँ पे आ रही है 7√6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा हमारा दैट इज 7√6 सेंटीमीटर। रेडियस इस सर्कल की ये होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर से रिलेटेड है, ये कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर वन एंगल इज 110 डिग्री, ऑपोजिट एंगल इज।
किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल गिवन है और ऑपोजिट एंगल इसका हमसे पूछा गया है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? सर्कल के अंदर बनी हुई क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, जिसकी 4 वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल को टच करती हैं। इसके कितने एंगल्स होते हैं? 4 एंगल्स होते हैं। हमें एक एंगल कोई गिवन है 110 और इसका ऑपोजिट एंगल हमें निकालना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी फर्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम जो है वो होता है 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल एक हमें दिया हुआ है 110 और जो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है उसे एज्यूम कर लेते हैं x। दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी 180 माइनस 110, तो 70 डिग्री जो है वो ऑपोजिट एंगल की वैल्यू होगी। ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो सर्कल से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे वो है कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉमन टेंजेंट क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह से पूछे जा सकते हैं, वो हमारा आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि कॉमन टेंजेंट होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कॉमन टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? एक तरह की लाइन है जो कि सर्कल को टच करती हुई पास कर जाती है, किसी एक पॉइंट पे टच करती है सर्कल को। तो ये तो हमने टेंजेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब हमें पढ़ना है कॉमन टेंजेंट। तो कॉमन वर्ड के लिए हमें 2 सर्कल की ज़रूरत होगी, क्योंकि एक सर्कल में कॉमन जो है कोई भी लाइन नहीं हो सकती। तो हम एज्यूम करते हैं 2 सर्कल, जिसमें कि एक लाइन दोनों सर्कल को टच कर रही होगी, उसे कहा जाएगा कॉमन टेंजेंट। ये लाइन जो है दोनों सर्कल को अलग अलग पॉइंट पे टच करेगी और इसी के बेसिस पे कॉमन टेंजेंट के टाइप भी डिवाइड किए जाते हैं। तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। समझा मैंने आपको दिया है, कॉमन टेंजेंट जो है एक तरह की लाइन ही होती है दैट टचेस 2 सर्कल एट डिस्टिंक्ट पॉइंट फॉलिंग इनटू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में इन्हें डिवाइड किया गया है। मींस कॉमन टेंजेंट जो है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है उसको नाम दिया गया है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसे कि एक्सटर्नल टेंजेंट भी कहा जाता है। एक्सटर्नल टेंजेंट, ये नाम भी आपको साथ में याद रखना है, डायरेक्ट टेंजेंट या फिर एक्सटर्नल टेंजेंट। दूसरा जो टाइप है कॉमन टेंजेंट का, उसे कहा जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट या फिर इसे इंटरनल टेंजेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो कॉमन टेंजेंट क्या है? एक तरह की लाइन ही है जो 2 सर्कल को अलग अलग पॉइंट पे टच करती है। 2 टाइप होते हैं कॉमन टेंजेंट के, जिसमें से हमने उनके नाम भी पढ़ लिए। फर्स्ट जो टाइप बताया दैट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और सेकंड जो है दैट इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और इनके दूसरे नाम भी साथ में आपको याद रखने हैं। अब ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होता है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं और इमेज की हेल्प से समझते हैं कि दोनों टेंजेंट्स में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो दोनों सर्कल के सेम साइड लाई करता है। आप इमेज देखिए, जो सेकंड वाली इमेज ये है, इसमें जो ब्लू लाइन है दैट इज़ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये दोनों सर्कल के एक साइड है, एक साइड लाई कर रहा है, तो ये कौन सा कॉमन टेंजेंट है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। सेकंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर 2 सच टेंजेंट इफ द सर्कल डू नॉट ओवरलैप। अगर आपके दोनों सर्कल जो हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, टच नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस तरह के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है हम 2 ड्रॉ कर सकते हैं। एक ब्लू लाइन जो आपको शो हो रही है, ये एक इस तरह से ड्रॉ करेंगे, एक हम डाउन साइड ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 ड्रॉ कर सकते हैं अगर हमारे पास सर्कल जो है वो ओवरलैप ना कर रहे हों। सेकंड है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, क्योंकि ये जो है वो दोनों सर्कल को पास करता है बीच में से। दोनों सर्कल जो हैं वो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के ऑपोजिट साइड्स एग्जिस्ट करते हैं। पिंक लाइन आपकी ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। एक सर्कल आप देख रहे हो लेफ्ट साइड एग्जिस्ट कर रहा है और दूसरा जो है राइट साइड है। तो यहाँ पे ये टेंजेंट जो है वो कहलाता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, दोनों सर्कल को बीच में से क्रॉस करता है। सेकेंड डेफिनेशन यहाँ पे आप बोल सकते हो, दे इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर। दोनों सर्कल के सेंटर को अगर ज्वाइन करती हुई हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो उस लाइन को टेंजेंट जो है वो
क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है। दोनों डेफिनेशन आप याद रख सकते हो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट को हम इंटरनल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अब आपको पता चल गया होगा कि इंटरनली ये जो है सर्कल को क्रॉस करता है, दोनों सर्कल को बीच में से क्रॉस करता है, इसलिए इसे इंटरनल कॉमन टेंजेंट कहते हैं। जबकि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है वो सर्कल को बाहर से टच करता हुआ पास हो जाता है दोनों सर्कल को, इसलिए इसे एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कहते हैं। तो नाम से आप याद रख सकते हो। सेकंड नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में वो भी आपको याद रखना है। कॉमन टेंजेंट की टाइप हमने समझ लिए, अंडरस्टैंडिंग हमें हो गई, बट एग्जाम में क्वेश्चन जो है इनकी लेंथ से रिलेटेड पूछा जाता है। जैसे हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछ ली जाएगी या फिर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की पूछ ली जाएगी, तो उसके लिए फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए उन फॉर्मूलों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला के साथ मैंने इमेज भी आपको दी हुई है। ये इमेज जो है आप माइंड में सेट कर लीजिए। अगर ये इमेज आपको याद हो गई, अच्छे से आपने समझ ली, तो इजीली आप डायरेक्ट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में डिफरेंशिएट कर सकोगे। अब देखिए, फर्स्टली हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की। अगर हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी हो, उसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वेयर। अब ये D क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, वो बात करते हैं। तो D जो होता है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल। दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच कितना डिफरेंस है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। और R1 R2 ये आपके रेडियस होंगे दोनों सर्कल के। R1 आप एक रेडियस ले लो और R2 आप दूसरा रेडियस ले सकते हो। R1 किसको लेना है, R2 किसको लेना है, ये टोटली डिपेंड करता है आप पे। कोई भी सर्कल की रेडियस आप R1 ले सकते हो और R2 ले सकते हो। अगर आपको ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ फाइंड आउट करनी हो तो फॉर्मूला जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, आप माइनस साइन देख रहे हो, दोनों रेडियस के बीच सब्ट्रैक्शन की जाती है, बट यहाँ पे ट्रांसवर्स में दोनों रेडियस को ऐड किया जाता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वेयर। यहाँ पे रेडियस जो है वो प्लस की जाती हैं, जबकि डायरेक्ट में माइनस की जाती हैं। ये डिफरेंस जो है आप याद रखेंगे, साथ में इमेज को भी ध्यान रखिएगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है किस तरह से दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ टेंजेंट से रिगार्डिंग भी पूछे जाते हैं। जैसे आपको कंडीशन बता दी जाएगी या इमेज दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कि इस तरह के सर्कल में कितने हम कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो उस टॉपिक को भी अभी हम कवर करते हैं। ऑफ टेंजेंट फर्स्ट जो हमारा केस होगा वो हम लेंगे, सर्कल जो है वो दोनों सेपरेटेड है। जैसे कि हमने प्रीवियस फिगर में देखा, हम दो सर्कल ले रहे थे और दोनों सर्कल जो हैं वो एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के जो सर्कल होंगे उनमें हमारे कॉमन टेंजेंट होते हैं 4। अब ये 4 किस तरह से होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आपने अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है। देखिए, दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे हम इनके सेंटर को ज्वाइन कर देंगे ताकि हमें ट्रांसवर्स और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करने में ईजी हो। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो कि एक लाइन होती है, दोनों सर्कल को बाहर से टच करती हुई क्रॉस कर जाती है। अब दोनों सेपरेटेड हैं तो हम एक और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है, जिसे कि हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं, वो कितने हो गए 2। अब यहाँ पे हम इंटरनल कितने ड्रॉ कर सकते हैं, तो इंटरनल भी हम यहाँ पे 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा, ये टच नहीं हो रहा है बट ये टच करता हुआ ही आपको बनाना है, और दूसरा हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट जो है वो हमारे पास इस केस में 2 and 2 आए, तो टोटल कितने कॉमन टेंजेंट हो गए 4। ये कंडीशन कब है, जब आपके दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं, तब आपके पास नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होंगे 4। एक्सटर्नल कितने होंगे इनमें से और इंटरनल कितने होंगे, ये भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि सेकंड कंडीशन में क्या कहा गया है। सेकंड कंडीशन है सर्कल्स टच एक्सटर्नली। अब आपके दोनों सर्कल जो हैं वो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। पहले कैसे थे, वो सेपरेटेड थे बाय द सम डिस्टेंस, बट यहाँ पे ये टच कर रहे हैं। टच कर रहे हैं, अगेन हम इनके सेंटर लेंगे
पहले हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक आ गया हमारा। डायरेक्ट तो हम 2 ड्रॉ कर सकते हैं, बट जब हम इंटरनल टेंजेंट की बात करेंगे तो देखना यहाँ पे टच हो रहे हैं दोनों सर्कल, तो यहाँ पे हम एक ही इंटरनल टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे एक्सटर्नल टेंजेंट थे और ये हम इंटरनल टेंजेंट जो ड्रॉ कर पाए हैं वो एक ही कर पाए हैं। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, टोटल बात कर रही हूँ तो 3, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ड्रॉ करना आपको आने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब इन तीनों में से एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट कितने होंगे, वो 2 होंगे और इंटरनल हम एक ही ड्रॉ कर पाएंगे। टोटल हमसे पूछा गया था, तो टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमारे पास होंगे 3। नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस में हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है सर्कल इंटरसेक्ट्स। अब सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरनली कर रहे हैं, मीन्स वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सेंटर लिया, सेंटर को ज्वाइन कर दिया। एक्सटर्नल टेंजेंट जो है वो अगेन हम अपर एंड लोअर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट जो आ गए दैट इज 2। इंटरनली अब हम कोई भी कॉमन टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जो सर्कल हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। कॉमन टेंजेंट का क्या मतलब होता है कि दोनों सर्कल को अलग अलग पॉइंट पे टच करें, बट यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे टच कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारे टोटल टेंजेंट्स कितने होंगे, ओनली 2। नेक्स्ट कंडीशन है सर्कल टच इंटरनली। सर्कल जो है वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। इंटरनली टच मीन्स एक सर्कल के बीच नेक्स्ट केस जो है दैट इज सर्कल टच इंटरनली। सर्कल्स जो हैं वो इंटरनली टच कर रहे हैं। इंटरनली टच करने का मतलब है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है और वो एक तरफ से टच कर रहे हैं। अब इस तरह के सर्कल जो है इसमें हम एक ही एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो हमारे आ जाएंगे वो होंगे 1। नेक्स्ट केस है वन सर्कल इज इनसाइड द अदर। यहाँ पे ये केस जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल का होगा, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों सर्कल के सेंटर जो हैं वो सेम होते हैं, तब उन्हें कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर आपके पास दिए हों तो आप यहाँ पे कोई भी कॉमन टेंजेंट जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आपके पास नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितने होंगे, वो होंगे 0। आई होप ये इमेज जो मैंने ड्रॉ की है साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ ये आपको समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बट यहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करने की। क्वेश्चन देख लेते हैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। क्वेश्चन गिवन है द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर इज 80 सेंटीमीटर अपार्ट। 2 सर्कल हैं आपके पास और दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है और डिस्टेंस ये दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। दोनों सर्कल की रेडियस भी हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द रेशो ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हमें रेशो फाइंड आउट करनी है। रेशो किसके बीच, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बीच की रेशो हमें निकालनी है। ऑप्शंस आपको गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेशो फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले हमें दोनों कॉमन टेंजेंट जो है डायरेक्ट और ट्रांसवर्स दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। उसके बाद हमें इनकी रेशो जो है वो निकालनी है। तो हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लेते हैं। स्मॉल डी की वैल्यू हमें दी हुई है 80 सेंटीमीटर, R1 हम ले लेते हैं 25 सेंटीमीटर एंड R2 ले लेते हैं 35 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू जो है वो 80 सेंटीमीटर है, वो भी हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला हमने देखा है, ट्रांसवर्स का भी देखा है पीछे, अभी पढ़ा हमने। तो फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट भी करेंगे आप, ताकि आपको भी ये जल्दी से लर्न हो जाए। अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर
माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ जो हैं वो हमें सभी गिवन है। D की वैल्यू है 80, तो 80 स्क्वायर माइनस R1 हमने 25 लिया है, 25 माइनस 35 होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट आ जाएगा। 80 स्क्वायर जो है हमारे पास आएगा 6400, 25 माइनस 35 दैट इज़ माइनस 10 एंड इनका स्क्वायर ले लेंगे होल अंडर रूट। 10 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100, तो 6400 माइनस 100 होल अंडर रूट, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट और 63,000। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला सेम ही है, बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे रेडियस के बीच प्लस का साइन आता है, बाकी आपका फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। फॉर्मूला हमने लिख लिया है डी स्क्वेयर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वेयर एंड होल अंडर रूट। डी की वैल्यू है 80, तो 80 का जब हम स्क्वेयर करेंगे वो आएगा 6400 माइनस R1 प्लस R2 आएगा हमारे पास 60, तो 60 का हम करेंगे स्क्वेयर एंड होल अंडर रूट। 60 स्क्वेयर आ जाएगा हमारे पास 3600, 6400 माइनस 3600 होल अंडर रूट। माइनस करने पे हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2800। 2800 होल अंडर रूट जो है वो हमारा आया है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट दोनों हैं, दोनों की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो अब हम इनकी रेशो ले लेंगे। मीन्स रेशो को सॉल्व किया जाता है एज ए फ्रैक्शन। दोनों की पहले रेशो लिख लेते हैं, देन उसे चेंज करेंगे हम फ्रैक्शन में। अंडर रूट 2800 एंड अंडर रूट ऑफ 6300, दोनों की ये रेशो हमें फाइंड आउट करनी है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट पहले लिखा हुआ है तो उसकी वैल्यू हमने पहले लिखी है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू बाद में लिखी है। आई होप इतना तो आपको पता होगा। फ्रैक्शन में इन्हें चेंज करेंगे, होल अंडर रूट ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों अंडर रूट जो हैं वो इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने अंदर। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसल्स हो जाएंगी। 28/63 होल अंडर रूट। जब 28 और 63 को सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू आएगी 4/9 एंड होल अंडर रूट। अंडर रूट जो है वो हमारा ओपन होके आएगा 2/3। रेशो में इसे रीड करेंगे हम 2:3। तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। सर्कल्स ऑफ रेडियाई 15 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। आपको दो सर्कल दिए हुए हैं जिनकी रेडियाई आपको दी हुई है। एक सर्कल की रेडियस है 15 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की रेडियस दी हुई है 18 सेंटीमीटर। और साथ में ये भी बताया है कि दोनों सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आगे डिस्कस करेंगे, बट पहले आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी कहा जाता है। इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वेयर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वेयर। ये फॉर्मूला जो है वो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लेंथ फाइंड आउट करनी है। R1 R2 की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू हमें यहाँ नहीं दी हुई है, बट उसके लिए एक कंडीशन दे दी गई है कि दोनों सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं। तो ये कंडीशन यूज़ करके हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सटर्नली टच करते हैं मीन्स इसकी फिगर जो है कुछ इस तरह की होगी। दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसे डी से डिनोट किया जाता है। तो d की वैल्यू आएगी R1 प्लस R2, मीन्स 15 और 18 को प्लस करके d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। d की वैल्यू भी आ गई। अब सभी वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे जिससे कि हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ मिल जाएगी। 33 का स्क्वायर होता है 1809, माइनस करेंगे हम 15 और 13 को, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -3। -3 का स्क्वायर रूट एंड होल अंडर रूट। -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9। जब इसे हम माइनस करेंगे 1809 में तो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1080। अब ये स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास आंसर है, बट गिवन ऑप्शंस को जब हम देखते हैं तो मीन्स हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालने के डिफरेंट मेथड होते हैं, बट सबसे इजी मेथड होता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, देन जो प्राइम नंबर आपके पास आएंगे फैक्टराइजेशन के बाद उसके बाद उनकी पेयरिंग कर दो।
सबसे सिंपल मेथड है और वही मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 1080 की, तो सबसे पहले जब तक ये फर्स्ट प्राइम नंबर से 2 से फैक्टराइज हो रहा है तब तक इसे करिए। यहाँ पे हमारे पास 3 से फैक्टराइज होना स्टार्ट हो गया नंबर, जब हमारे पास 135 आया। 3 से ये फैक्टराइज होगा अप टू 15 और ये फैक्टराइजेशन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आती है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने ईजिली और बहुत सिंपल मेथड से बताया हुआ है। पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग जो हो रही है उसे आउटसाइड लिख देंगे और जो पेयरिंग नहीं हुई है उसे स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आया है 630। तो लेंथ जो आई है हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, वो आई है 630 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू सर्कल्स हैव एग्जैक्टली वन कॉमन टेंजेंट देन विच कंडीशन इज ट्रू। आपको यहाँ बताया गया है कि दो सर्कल जो गिवन है उनके पास एक ही कॉमन टेंजेंट है। आपको बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से जो कंडीशन है कौन सी सही होगी अगर सर्कल्स के पास वन ही कॉमन टेंजेंट है। तो ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि नंबर ऑफ़ टेंजेंट जो है वो हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, क्या कंडीशन होनी चाहिए। बट यहाँ पे कंडीशन कुछ डिफरेंट है। वहाँ मैंने आपको डायग्राम के हिसाब से बताया था, डिस्टेंस से रिलेट करके नहीं बताया था दोनों सर्कल की सेंटर से। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो डी और आर के रिलेशन के रिगार्डिंग पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूँ, आपको याद होगा कि एक कॉमन टेंजेंट जो है वो किस कंडीशन में आता है डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो अगर आपके सर्कल जो हैं वो इंटरनली टच करते हैं एक दूसरे को तो उनके पास जो है एक ही कॉमन टेंजेंट होता है। कौन सा? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो एक्सटर्नली ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो है वो डायग्राम के हिसाब से मैंने आपको बताया था, पहले हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। बट अब ऑप्शन में जो कंडीशंस हैं वो डिफरेंट हैं, वो सेंटर के रिगार्डिंग दी हुई हैं। तो हर ऑप्शन को 1 बाय 1 रीड करेंगे, उसके रिगार्डिंग डायग्राम करेंगे हम ड्रॉ और फिर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है हमारे पास सही होगा। फर्स्ट जब ऑप्शन हम देखते हैं तो यहाँ पे D = R1 + R2 दिया हुआ है। मीन्स दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो दोनों सर्कल की रेडियस के सम के इक्वल है। तो हमारी फिगर जो है इस तरह से बनेगी। मीन्स दोनों सर्कल जो है वो एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करेंगे। यहाँ पे हमारे पास फिगर जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हमने ड्रॉ करी हुई है। अगर सेम आएगी तभी हम ऑप्शन जो है वो सही करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड देखिए, सेकंड में बताया गया है कि डिस्टेंस बड़ा है दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का, दोनों की रेडियस के सम से। तो यहाँ पे हमारी फिगर जो है कुछ इस तरह की आएगी। दोनों सर्कल जो हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे, दोनों सेपरेट होंगे। तो ये कंडीशन भी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुई, ये हमारा बी ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया। थर्ड देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है D = R1 - R2। अगर दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस ले तो वो जो है डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। ये कंडीशन भी हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। फोर्थ कंडीशन बची, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा कि दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो कम होता है दोनों की रेडियस के सब्ट्रैक्शन से। डी ऑप्शन सही होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है अब भी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि ये कंडीशन मैं आपको अच्छे से डायग्राम की हेल्प से समझा सकूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो उन्हें कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इमेज में फिर से ड्रॉ कर देती हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल की। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर हम ये अज्यूम करते हैं O। तो दूसरा सर्कल जो है हमारा इस तरह का होगा और दूसरे सर्कल का भी सेंटर जो है वो O होगा। इस तरह के सर्कल्स को कहा जाता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिनका सेंटर सेम हो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ये। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल के पास कितने कॉमन टेंजेंट होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 0। कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो हैं उनके पास कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स इज 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए लेंथ दे दी गई है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की और वो दी गई है आपके पास 24 सेंटीमीटर। रेडियाई आर 13 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। R1 और R2 की वैल्यू भी गिवन है। R1 की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर एंड R2 की है 5 सेंटीमीटर। आप रेडियस जो है वो आगे पीछे भी ले सकते हैं।
इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पूछा क्या गया है हमसे, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। आपको सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मीन्स आपको डी की वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू है, R1 और R2 की वैल्यू है, जो निकालनी है उसे एज इट इज़ रखेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, फिर देखते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या आती है। 24 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 की 13 वैल्यू है और R2 की हमने 5 एज्यूम की है, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, देखते हैं कि सॉल्व करके हमारे पास क्या आता है। 24 एज इट इज़ रखा है, स्क्वायर रूट को भी एज इट इज़ रखेंगे, डी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 13 माइनस 5 दैट इज़ 8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम दोनों तरफ जो है स्क्वेयरिंग करेंगे, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा और दूसरी तरफ जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 24 का स्क्वायर रूट कितना होता है 576, वैल्यू हमने पुट कर दी, डी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 64। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी की, तो डी को एक तरफ रखेंगे एंड 64 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। 64 यहाँ माइनस का है, दूसरी तरफ जाके ये प्लस का हो जाएगा। अब प्लस करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 640। डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें क्या करना होगा, 640 का स्क्वायर रूट लेना होगा। 640 का प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं होता है कोई भी, जो कि ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, जैसे 26, 30, 28, 25, तो मीन्स हमारा गिवन ऑप्शंस में से कोई आंसर नहीं आएगा। स्क्वायर रूट जो है इसका प्रॉपर कोई नहीं होता है, तो यहाँ पे हम अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आएगा 8√10। 8√10 जो है दैट इज़ द वैल्यू बिटवीन डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स। डी की वैल्यू हमारे पास आई है 8√10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शंस में नहीं गिवन है। करेक्ट आंसर हमारा होगा 8√10 सेंटीमीटर। तो आज की वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।